हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण की। एग्जाम के नज़रिए से ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके क्लास 10th के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अम्ल क्षार और लवण की। ठीक है, देखिए, जब पदार्थ की खोज हो गई, पदार्थ के बाद उनको दो भागों में बांटा गया, उनके भौतिक गुण के आधार पर, उसके रासायनिक गुण के आधार पर। कुछ यौगिक और कुछ पदार्थ ऐसे भी मिले रासायनिक आधार पर, कुछ पदार्थ और कुछ यौगिक ऐसे भी मिले जो स्वाद में खट्टे, स्वाद में कड़वे और स्वाद में कसैले या खारा करके थे। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब इनको डिसाइड कैसे करें कि ये क्या है। तब जाके वहां पर एसिड, बेस और सॉल्ट की कॉन्सेप्ट की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। हम बात करेंगे सबसे पहले एसिड के बारे में। एसिड क्या होते हैं? अम्ल या एसिड। इस चीज की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जब इसको देखा गया था तो इसको स्वाद के अनुसार देखा गया था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब देखिए, हर पदार्थ को खाया नहीं जा सकता, तो उसी के बेस पर एक और परिभाषा दी गई। अब वे पदार्थ जो, दूसरी परिभाषा इसमें क्या दी गई? वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। देखिए, पहली डिफिनेशन क्या में हमको मिल गई थी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे इमली, नींबू, ये सब हम खाते हैं और ये सब के सब स्वाद में खट्टे लगते हैं, तो इसमें जो इनकी खट्टा होने की प्रकृति है वो होती है किसके कारण? अम्ल के कारण। ठीक है, तो इन सबको क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। अब नॉर्मली ये है कि हम हर किसी यौगिक को खा नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक सूचक का प्रयोग किया गया जिसका नाम है लिटमस पेपर। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो कहलाते हैं आपके अम्ल। याद रखिएगा इसमें एक छोटी सी बात, लिटमस पेपर जो है एक सूचक है जो ये बताता है कि ये कंपाउंड या जो आपको दिया गया है ये अम्ल है कि क्षार है। अब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, नीले को लाल कर देता है तो अम्ल है। ये बात याद रखिएगा, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अगर लाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाल पर कोई प्रभाव ना पड़े, लाल था लाल ही रह जाए, तब भी वो तुम्हारा क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी का ठीक अपोजिट कर देंगे हम बेस में, हम कर देंगे क्षार में। आपका किसका डिफिनेशन मिल जाएगा? हमें क्षार का मिल जाएगा। हम एक काम करते, पहले अम्ल खत्म कर लेते हैं, फिर क्षार, फिर हम लवण के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था आर्हीनियस के अनुसार, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था आर्हीनियस के अनुसार अगर देखा जाए अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ जिसको हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, देते हैं या प्रदान करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें,
एग्जाम्पल जैसे आपका है HCl, जब इसको हम वियोजित करेंगे तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस बनेगा। तो देखिए अपने अंदर क्या निकाल रहा है H प्लस। अब हम बात करते हैं H2SO4 की, हम इसको भी वियोजित करेंगे तो यहाँ पे बनेगा H प्लस और यहाँ पे बनेगा H2SO4, सॉरी SO4 सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारा क्या प्राप्त हो रहा है H प्लस। अगर हम इसको CH3COOH जो कि हमारा एस्टिक अम्ल है, सिरका है, इसको भी वियोजित करेंगे तो H प्लस और CH3COO सिंगल माइनस। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछता है अम्ल किसे कहते हैं तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन अगर वो पार्टिकुलर नाम लेता है बताइए आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कौन होते हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल, अगर हम अम्ल के प्रकार की बात करें, अम्ल के प्रकार की अगर बात करते हैं तो अम्ल आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए अगर इस चीज की बात करते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं तो याद रखिएगा वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करता है इनके लिए तो इसके एग्जाम्पल है HNO3 HCl4। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल की, वीक एसिड की, ये क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब इसी एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो देखिए क्या होगा, HCl CH3COOH HCHO, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। हम यहां पर देख लेते हैं अम्ल की क्षारकता। एसिडिटी ऑफ बेस। यहां पर देखना है कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यानी कहने का मतलब हम यहां पर देखेंगे सबसे सबसे अधिक अम्लीय, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम देखना है हमको। अगर इस चीज में बात करता है तो सबसे प्रबल अम्ल आपका HCl ग्रेटर देन HNO3 ग्रेटर देन H2SO4 ग्रेटर देन CH3COOH ग्रेटर देन HCHO ग्रेटर देन HCl। ठीक है, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी और इधर से इधर आएंगे तो क्षारकता घटेगी। इतनी बात समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए। अम्लों के भौतिक गुण की,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखो, अम्लों के भौतिक प्रॉपर्टीज, अगर इनकी बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि हम जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर क्या कर देता है, याद रखिएगा। देखिए, भौतिक गुण का मतलब वो है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं इनको अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं और इनको देख भी सकते हैं। फिर तीसरे की बात करते हैं, याद रखिएगा, अम्लों की प्रकृति। संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब होता है आपका, अगर कोई भी पदार्थ किसी भी अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, उसी को कहते हैं संक्षारक प्रकृति। बात समझना है, करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अब देखो, जब अम्लों के रासायनिक गुण की बात करेंगे तो सबसे पहला इसमें आ जाता है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, धातु से क्रिया। धातु से क्रिया। अब याद रखिएगा, जब किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं, धातु से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो देखो, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु, अब ये हो जाएगा आपका लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर देखिए, हम कोई अम्ल लेते हैं, हम ले रहे हैं इस बार आपका HCl और इसके पूरे करवा रहे हैं हम धातु सोडियम के साथ। HCl की पूरे के साथ करवा रहे हैं सोडियम के साथ। जब इसके साथ करवाएंगे तो यहां बनेगा NaCl, क्योंकि इसको अम्ल की प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर इसको हम वियोजित करेंगे तो ये जाता है, ये ब्रेक हो जाएगा आपका HCl। हम जानते हैं किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। सोडियम पे प्लस चार्ज आता है जिसकी वजह से सीधे सीधे बाइंड हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे आपका क्या बना लेगा, NaCl। और यहाँ साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी चाहिए, किसको लिखेंगे H2 और एरो का निशान। अब इस चीज को बैलेंस कर ले, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये जब 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन भी आपका कितना हो जाएगा, 2। तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। H2SO4 की अपक्रिया करवा देते हैं हम जिंक के साथ, करवा दिया जाए किसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है। तो H2SO4 का वियोजन पता होना चाहिए, H2SO4, जब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा H प्लस और SO4 पर 2 माइनस। अब जिंक जो है इस पे 2 प्लस चार्ज आने की वजह से ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बाइंड कर जाएंगे और बनेगा यहाँ पे जिंक सल्फेट, और यहाँ पर आपका क्या मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में ये क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। रासायनिक प्रकृति, धातु ऑक्साइड से क्रिया।
रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए इस चीज की अगर बात करते हैं, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। जब किसी भी धातु ऑक्साइड की अपक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, आपका अम्ल के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, लवण प्राप्त होगा और साथ में आपको फिर से यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, जब किसी धातु ऑक्साइड की अपक्रिया हम करवाएंगे आपका अम्ल के साथ, तो यहाँ पर आपका लवण प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। तो देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल प्लस हमारा धातु ऑक्साइड और यहां पे बनेगा आपका क्या, लवण, और साथ में प्राप्त होगा आपका जल। ये बात याद रखिएगा। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं हम। अब यहां पर रिएक्शन करवा लेंगे, एक अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोजन साइनाइड को, और धातु ऑक्साइड का मतलब लेते हैं CaOP, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बनेगा क्या, तो दोनों को वियोजित करना आना चाहिए आपको। HCl इसको तोड़ेंगे तो H प्लस में जाएगा और Cl माइनस में जाएगा, और CaO है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो जाता है कैल्शियम डाई प्लस में और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव में। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा। तो ये देखो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज है, इस पर 1 माइनस चार्ज है, तो इसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बनेगा CaCl का होल ट्वाइस, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन पर जो आता है वो 2 माइनस चार्ज आता है, तो इस हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ना है, तो इसमें क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज, दो हाइड्रोजन पे 2 माइनस चार्ज, तो ये बन जाएगा आपका H2O। बात समझ में? चलिए एक और करते हैं, H2SO4 और इसके पेयर करवाते हैं NaO के साथ, NaO2 के साथ। चलिए अब यहां पर देखते हैं ये क्या बनेगा। अब जब हम H2SO4 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H प्लस और SO4 पर माइनस, ये 2 माइनस, और जब सोडियम ऑक्साइड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा यहाँ पे बनेगा Na प्लस और O पर 2 माइनस, ठीक है, क्या बनेगा 2 माइनस। तो ये प्लस इसके साथ जुड़ेगा और ये प्लस इसके साथ जुड़ेगा। सोडियम जब इसके साथ जुड़ रहा है तो ध्यान से देखिए कि इस पर 1 प्लस चार्ज है, इस पर 2 माइनस चार्ज है, तो हम इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे बनेगा Na2SO4, और यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन को जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस चार्ज है, इस पे 1 प्लस चार्ज है, तो इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका H2O। कुछ बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए ध्यान से देख लीजिएगा पूरे को, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, सोडियम 2, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं तीसरे, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, रिएक्शन विथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। देखिए अगर इस चीज की बात करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, जब हम किसी अम्ल की अपक्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे, तो यहां पर पहला लवण प्राप्त होगा, फिर आपका जल प्राप्त होगा और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखेगा। यहाँ पे आपका क्या दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखेगा। चलिए एक एग्जांपल इसका भी करके देखते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं HNO3 और इसके प्रयोग करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए इसको तोड़ो, H प्लस पर एक हाइड्रोजन टूटेगा H प्लस में और NO3 टूटेगा NO3 माइनस में। देखो कैसे बनेगा ये, यहाँ ऊपर लिखता है, ठीक है, H प्लस और NO3 पर 1 माइनस। अब इसको तोड़ेंगे Ca डाई प्लस और CO3 पर 2 माइनस चार्ज, ऐसा होगा आपका, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिएगा, ये प्लस है तो इसके माइनस से जुड़ेगा, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करके एक नाइट्रेट पर 1 तो 2 नाइट्रेट पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस, जिसको बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको फिर से वियोजित कर दो, CO3 को जब फिर से तोड़ोगे तो टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और O पर 2 माइनस चार्ज। अब कार्बन डाइऑक्साइड पर ना तो कोई प्लस चार्ज है ना तो कोई माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2, तो ये दोनों जब गुणा कर देंगे तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ पर बनाएगा H2O। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और इस बार ले लेते हैं हम HCl फिर से, और यहाँ पे लेते हैं NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, चलो अब इसको वियोजित कर लेंगे, H प्लस और Cl में माइनस, इसको तोड़ेंगे Na प्लस HCO3 पर सिंगल माइनस। यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बना लेगा NaCl, और जब इसको देखो ये डायरेक्टली जोड़ देंगे तो ये बनेगा H2CO3, जब इसको फिर से वियोजित करेंगे तो H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा आपका क्या, H2O। इतनी रिएक्शन समझ में आई। देखिए इसको अगर लिखना पड़े अपने शब्दों में सीधे यहाँ से, जब अम्ल की क्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इस कंपाउंड का नाम है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, और नीचे वाला आपको पता ही है। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, 2-3 होमवर्क देते हैं, उसको आप ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, Mg प्लस H2SO4 ये पूरा करना आपको। इसके बाद है Mg नहीं, Ca प्लस CH3COOH, इसको बताना क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है Al2O3 और इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम H2SO4 के साथ, इसको भी बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है HCN और इसकी क्रिया करवानी है आपको Na2CO3 के साथ। ठीक है, और HNO3 की क्रिया करवानी है N नहीं, यहाँ पे लेते हैं CaHCO3 की। ठीक है, CA3 नहीं बनेगा ये, यहाँ पे लेते हैं चलो NHCO3, इसको फटाक से नोट कर लेंगे और इसको खुद से करेंगे। ठीक है, और मैं अगली वीडियो में जब आपको बेस पढ़ाऊंगा तो पहले इसको बता दूंगा, फिर हम आगे देखेंगे, आप खुद मिला लीजिएगा आपका कितना सही है और कितना आपका गलत है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अम्लों के उपयोग, यूजेस ऑफ एसिड्स, यूजेस ऑफ एसिड। अब यहां पर देखिए, पहली बात करते हैं H2SO4 की। तो देखिए H2SO4 जो होता है बैटरी के जल या घटे कह सकते हैं तथा कपड़ा उद्योग में। दूसरा प्लास्टिक कृत्रिम रेसे एवं उर्वरक बनाने में। फिर इसके बाद दूसरे की बात करते हैं, HCl का उपयोग, HCl का उपयोग जब इसकी बात करेंगे तो ये फर्स्ट वस्त्रों को रंगने हेतु, दूसरा लोहे के चादरों की सफाई में। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं,
नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। सोने चांदी के शोधन में। दूसरा, विस्फोटक औषधि एवं उर्वरक बनाने में। अब देखिए यहाँ पर जो H2SO4 होता है वो बैटरी के जल के रूप में उपयोग किया जाता है या लेड के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको हम बैटरी का पानी के रूप में जानते हैं, जिसको हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं। और एक कपड़ा उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और H2SO4 की सहायता से आपका प्लास्टिक बनता है, कृत्रिम रेशे बनते हैं और साथ में आपका उर्वरक यानी कि खाद भी बनाया जाता है। HCl की अगर बात करता है तो वस्त्र पर रंग चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, HCl का प्रयोग करते हैं। और लोहे की चादर को हम साफ करके जब उसे पेंट वगैरह करना होता है तो उसको साफ करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, HCl का उपयोग करते हैं। HNO3 की अगर बात करता है सोने व चांदी को शोधन में, तो सोने या चांदी जब काफी समय से रखा रहता है तो उस पर धूल डस्ट धीरे धीरे क्या करते हैं, जम जाते हैं। उसको साफ करने के लिए हम प्रयोग करते हैं HNO3 का। फिर इसके बाद बात करते हैं, फिर यहाँ पर विस्फोटक औषधि और उर्वरक बनाने में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्षार के बारे में।